on studies of secularism. Dr. Srivastav has published several articles on Gandhian perspective, Indian modernity, gender issues, and other subjects in esteemed journals and books. To make the classical understanding of politics accessible to the common people, he has been using mediums such as literature and culture. He has written scripts and conducted youth parliament sessions at the national level. He has also addressed students on the topic of film appreciation. His work and teaching often blend the fields of literature, cinema, and politics into a creative synthesis. Currently, Dr. Srivastav serves as the controller of examinations at Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur. Now I invite Sir to please give us some thoughts. परिचय में आखिरी लाइन ही सबसे गड़बड़ है। आजकल परीक्षा नियंत्रक का काम कर रहा हूँ, फ्रेटर्निटी में आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। संजय जी के साथ रहते हैं तो एनलाइटेंड रहते हैं। मंजू जी से बातचीत हो जाती है तो लगता है कि हाँ अभी भी टीचिंग वाला बाकी है। तो सबसे पहले तो लालू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से इस समागम में शामिल हो पा रहा हूँ और अब उस स्टेज पे पहुँच गए कि पढ़ाई मजबूरी में ही हो रही है, लेकिन ये मजबूरी थोड़ी मजबूती प्रदान करती है। लिहाजा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान की पॉलिटिक्स पे जैसे लालू जी से जब चर्चा हुई तो बात यही थी कि जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान को लेकर के कोई एक पेपर हो या कोई एक किताब हो या कोई डिसिप्लिन हो, इस तरह का हम लोग डेवलप नहीं कर पाए अभी तक जो स्थितियां हैं। तो ये एक ऐसा प्रयास हो जिससे कि हम उस दिशा में आगे बढ़ पाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि राजस्थान का अपना कोई हिंदी प्रदेश, हिंदी का जो हृदय प्रदेश है उसका भाग है राजस्थान, तो उससे अलग, उससे एक सुभिन्न उसका कोई सांस्कृतिक व्यक्तित्व हो ऐसा हमें लगता नहीं है। जिसको हम लोग गोबर पट्टी कहते हैं, हिंदी पट्टी जिसको कहते हैं, राजस्थान उसी का हिस्सा है। लेकिन यदि हम और इस वजह से राजस्थान की जो सांस्कृतिक अस्मिता है वो हिंदी की मुख्य धारा के माध्यम से बहुत आसानी से अभिव्यक्त हो जाती है। आप इसीलिए देखेंगे कि राजस्थान में किसी क्षेत्रीय दल की प्रभावी उपस्थिति नहीं है, जैसा कि आपको उड़ीसा में मिलेगा या कि तमिलनाडु में है, कि आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। उस तरह की सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्त करने वाला कोई क्षेत्रीय दल, ठीक है चुनाव के समय में कुछ क्षेत्रीय प्रभाव वाले, बल्कि मैं कहूं आंचलिक प्रभाव वाले कुछ दल बनते हैं, लेकिन बहुत जल्दी चुनाव के बाद ही वो इस या उस पार्टी में हम देखते हैं विलीन हो जाते हैं, उनका समर्थन आधार भी उसके साथ ही चला जाता है। तो जो क्षेत्रीय दल की कोई प्रभावी उपस्थिति नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारी कोई क्षेत्रीय अस्मिता नहीं है। लेकिन इसके बरक्स उप क्षेत्रीय विखंडन आपको बहुत मिलेगा, और जो सभी जगह होता है, ऐसा भी नहीं है। जिनको हम क्षेत्रीय कहते हैं वहां भी अंदर तमिलनाडु में भी कई सारे क्षेत्र हैं, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। तो हमारे यहाँ आपको पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान का अलग, हाड़ौती का, संजय जी इस बार में स्टडी करके CSDS के जो डेटा इकट्ठे होते हैं उनका भी देखें तो कौन सा कांग्रेस के प्रभाव वाला है, कौन सा बीजेपी के प्रभाव वाला है। या पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे कि मीणा वोट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और पश्चिमी राजस्थान में जाट वोट का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, कास्ट के हिसाब से हम उसको सेग्रीगेट करें। तो ये जो चीजें हैं, ये उसका जो क्षेत्रीय जो चरित्र है उसकी शिनाख्त करना हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों का काम है, और उसके माध्यम से ही हम राजस्थान की राजनीति के कलेवर को, उसके राग रंग को समझ पाएंगे कि उसके भीतर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उसके डायनेमिक्स को हम तभी समझ पाएंगे। और ये बड़ा पिक्यूलियर, मतलब राजस्थान की राजनीति जैसे कि हर क्षेत्र की राजनीति होती है, बड़े यहाँ पे पिक्यूलियर आपको चीजें मिलेंगी। जैसे मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दूं, राष्ट्रपति शासन जो है वो राजस्थान में 4 बार लगा है। ये जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है वो विधानसभा चुनाव के बाद लगा है। विधानसभा चुनाव हो गए हैं, किसी की मेजोरिटी नहीं आई है, और मानक चौक पे कोई हिंसात्मक काम हो गया है,
और उसके आड़ में यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया। तो नॉर्मली तो अब यदि सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान में विधानसभाएं कितनी बार अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले भंग हुई, तो जितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा लोग यही सोचेंगे। लेकिन हम जैसे पहला जो राष्ट्रीय शासन है वो विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लगा है, नई विधानसभा शुरू होने वाली है उस समय लगा है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको दूं इसके तुरंत बाद। 1977 में जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है वो 5 साल के बाद लग रहा है, और कोई इसको देखे तो सोचेगा कि हाँ कार्यकाल पूरा हो गया है विधानसभा का, लेकिन दरअसल विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। 1977 में जो विधानसभा भंग हुई वो अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व भंग हुई, क्योंकि उस समय 42वें संविधान संशोधन की वजह से विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया था। तो 5 साल और 2 महीना हुआ था और इसको भंग किया गया। तो ये जो अंदरूनी जो चीजें हैं इनको हम इनकी शिनाख्त करें, इनको ढूंढें, इनको सामने लाएं। और इसके बाद जो 2 राष्ट्रीय शासन लगते हैं भैरों सिंह शेखावत के समय के 1980 में लगता है और एक जो है 1992 में लगता है 6 दिसंबर के बाद में, वो दोनों तो नेचुरली विधानसभा भंग होने के बाद। तो ये जैसे एक मैंने आपके सामने एक पक्ष प्रस्तुत किया, या कि जैसा संजय जी ने एक जगह लिखा है कि जो कांग्रेस का जो वर्चस्व का जो समय था, जो एक दलीय प्रधान व्यवस्था जिसको हम कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, वो राजस्थान में नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस शुरू से ही बड़ी कड़ी विपक्षी प्रतिद्वंदिता का सामना कर रही थी। पहले चुनाव में तो 160 सीटों में से कांग्रेस को 82 सीट्स ही मिली थी, और जो उसके मुख्यमंत्री पद के जो प्रत्याशी थे वो तो हार ही गए थे चुनाव। तो रजवाड़ों का जो प्रभाव था, राम राज्य परिषद जिस तरह से जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी आगे चल के कांग्रेस को लगातार चुनौती दे रहे थे, और 1967 आते आते तो उन्होंने एक तरह से डिथ्रोन ही कर दिया था कांग्रेस को। लेकिन वो जो भी आपको गतिविधियां मालूम है, और फिर जाके 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में बनती है। और अब हम 1993 ऑनवर्ड्स देख रहे हैं कि द्विध्रुवीय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का दौर चल रहा है, जिसमें पराठे या कहिए डोसे की तरह से एक के बाद दूसरी सरकार, दूसरे दल की सरकार आती जाती रहती है। लेकिन इसमें यदि आप गौर करेंगे तो सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस जितना बुरी तरह से हारती है, बीजेपी उतना बुरी तरह से नहीं हारती। या कि हम देखें कि जब पहली बार कांग्रेस की सरकार 1998 में बनती है इस दौर में, तो उन्हें 11% का एज प्राप्त था, 11% आगे थी वो बीजेपी से। अगली बार जब बनी तो वो 2.6 का ही रह गया, और जब पिछली बार बनी तो 0.50 का ही केवल एडवांटेज था कांग्रेस को बीजेपी से। तो ये यदि घटता चला जा रहा है, तो पिछले चुनाव में उनको काफी आशंका थी कि यदि ये और बीजेपी यदि ज्यादा मार्जिन से जीती तो जो मध्य प्रदेश और गुजरात वाला हाल है वो हो जाएगा, कांग्रेस के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो है उस तरह से देखा जाए डोसा सिद्धांत क्या पराठा सिद्धांत के अनुसार सरकार तो बदलनी थी, लेकिन उतना बुरी तरह से वो हारे नहीं, और बीजेपी को केवल 2% का ही इजाफा इसमें मिला है। तो जो ये द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा है, इसके यदि विभिन्न कलेवरों को हम देखें, जैसे एक तो मैंने आपके सामने पेश किया, एक बात हमें ये समझनी होगी कि 1993 के पहले क्या था ऐसा, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जिसको आप कह लीजिए लोक दल, जनता दल, वो हुआ करता था, और बीजेपी और जनता दल मिलकर के चुनाव लड़ते थे। और ये गुजरात से उल्टा उदाहरण था यहाँ पे। गुजरात में जनता दल मेजर पार्टी होती थी और बीजेपी उनकी सहयोगी होती थी। राजस्थान में 120 सीट पे बीजेपी लड़ती थी और 80 सीट पे लोकदल जनता दल लड़ा करते थे। लेकिन 1989 में तो वो सत्ता में आए भी, लेकिन उस 1990 के बाद से जिस तरह से जनता दल का विखंडन शुरू हुआ, उसके बाद में उनके नेता, उनके समर्थन आधार और उनके जो दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो इस या उस पार्टी में शामिल होते चले गए। तो जो जनता दल का जो विखंडन होता है राष्ट्रीय स्तर पे, वो राजस्थान में द्विदलीय स्थिति को उभारता है। लेकिन इसके साथ साथ राइज ऑफ बीजेपी पे हम एक पूरा अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपके सामने वो विषय रख रहा हूं जिन पे राजस्थान की राजनीति के बारे में रिसर्च की जा सकती है, बहुत अच्छे विषय हो सकते हैं। राइज ऑफ बीजेपी को यदि आप देखें तो डिक्लाइन ऑफ जनता दल है, या एक तरफ बीजेपी केवल संघ की पार्टी नहीं है राजस्थान में, वो गैर कांग्रेसी पार्टी है जिसमें स्वतंत्र पार्टी भी विलीन हुई है।
स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो रही थी एक समय बीच में, जनसंघ उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी क्योंकि राजे रजवाड़े सब स्वतंत्र पार्टी में थे। लेकिन जनसंघ ने अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाया, उसमें स्वतंत्र पार्टी भी आई, समाजवादी पार्टी के कई लोग आए, ऐसे करते करते उन्होंने अपना और लोक दल के और जनता दल के जो पुराने लोग थे वो लोग भी बीजेपी में शामिल हुए। तो एक तरफ तो ये हो रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत होती है तो वो इस बारे में बड़े नाराज होते हैं मणिशंकर अय्यर पे। संजय जी, मणिशंकर अय्यर पे बड़ी नाराजगी दिखाते हैं लोग, कांग्रेसी नेता। वो ये कहते हैं कि साहब 93 में जो ये पंचायती राज चुनाव दलगत आधार पर शुरू हुआ उसने हमारे लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी, क्योंकि गांव के स्तर पे भी अब आप पार्टी सिंबल लेके चुनाव लड़ेंगे तो जो बीजेपी केवल शहरों की पार्टी होती थी और जो अब जनता दल धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो उसका आधार उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया बीजेपी का, जो पंचायती राज चुनावों की वजह से। क्योंकि गांव की पॉलिटिक्स ये होती है कि दूसरा व्यक्ति यदि कांग्रेस में है तो मुझे बीजेपी में होना है, या वो बीजेपी में चला गया तो मैं कांग्रेस में होगा, और कोई आइडियोलॉजी का मतलब नहीं है। जयपुर में कौन बैठा है, जो यजमान प्रथा होती है उस हिसाब से राजनीति चलती है वहां पे। तो बीजेपी 93 के बाद से आप देखेंगे उसका राइज जो हो रहा है उसका जबरदस्त, उसमें पंचायती राज इलेक्शन जो दलगत आधार पे होने शुरू हुए उसने उनके लिए ये सारा स्कोप तैयार किया और धीरे 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 वो जनता दल का आधार लेकर के, और आज आप देखिए, और इस सबके साथ भैरव सिंह शेखावत का जो एक नेतृत्व का जो करिश्माई नेतृत्व था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपको यदि याद हो तो 93 के इलेक्शन में शायद वो 3 जगह से चुनाव लड़े, गंगानगर में तीसरे स्थान पर रहे वो, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने वहां पे जाकर के पार्टी के लिए एक अपना आधार तैयार किया। तो ये जो चीज, और भैरव सिंह शेखावत की एक बियॉन्ड वाली अपील भी थी जो नेताओं में बहुत जरूरी होती है कि केवल आप अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रहे बल्कि बियॉन्ड जाए, आपकी आइडियोलॉजी के बियॉन्ड जाकर के जब आप अपील करने लगते हैं तब आप मास लीडर बनते हैं। ये बात सभी नेताओं, बड़े नेताओं पे लागू होती है। तो वो चीज